नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बी इन्फिनिटी सक्सेस जोन में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 2 की, किंग्स फार्मर एंड टाउन। और इससे पहले हम जैसा कि पॉलिटिक्स में जो पहला अध्याय है शीत युद्ध समझ चुके थे, जिसमें कई बच्चों के कमेंट थे, कई लोगों ने कमेंट किए उसमें कि किसी को उसमें साफ नहीं दिख रहा है या किसी को दिख रहा है। जैसा कि आप लोग सजेस्ट करते रहिए, हम चीजों को ठीक करते चलेंगे। एक सज्जन के द्वारा कहा गया कि इंग्लिश में पढ़ाइए, तो हमने उस पर भी जोर दिया कि इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। और कई जो है मतलब बच्चे जो बहुत वल्गर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कृपया मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा वो वल्गर कमेंट ना करे। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, पहले पूरी वीडियो को देखिए, और पूरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद ही आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमसे क्या गलती हुई है, उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप लोग सजेस्ट करते रहिए बीच बीच में कि क्या क्या कमी है, कमी को भी दूर की जाएगी। और वल्गर कमेंट ना करें कृपया करके, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसको देखते हैं, इस चैनल को देखते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। देखिए, इसमें डिफाइन द वेरियस फीचर ऑफ महाजनपदा। महाजनपदों के विभिन्न अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। महाजनपदों के विभिन्न अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अब इसमें प्रश्न ये है, तो आपको इसको उत्तर कैसे देना है, ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तर को कैसे देना है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं। सबसे सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ये, वो ये है, इस पॉइंट के अनुसार द मैक्सिमम महाजनपदा इज रूल्ड बाय द किंग बट इज द मैनी स्टेट नन बाय गण एंड संघ वाज रूल्ड बाय सम ऑफ ग्रुप ऑफ किंग। यानी क्या है, अधिकतर महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था, क्योंकि बड़े बड़े महाजनपद होते थे तो राजा का शासन होगा उसमें। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। यानी गण और संघ के नाम से कई मतलब राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। यानी समूह शासन कर रहा है तो इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। इससे पता चलता है कि यहाँ लोकतंत्र है। जैसे आज के समय में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में भी गण और संघ है। यानी क्या, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज भी काम करती है अपने अपने क्षेत्रों में। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय सरकारें होती थी उसको गण और संघों के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं, आगे हम बताते हैं आपको। On the state of Mahajanpada, economic sources along with land were the control by the group of king। आपको बता देते हैं, अधिकतर महाजनपदों के राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण समूह नियंत्रण रखते थे। यानी जितने भी महाजनपद थे उसमें राजा गण समूह नियंत्रण रखते थे। और साथ में यहाँ टैक्स सिस्टम चलता था। अगर जैसे कोई भी राज्य चल रहा है, आज के समय ले लीजिए, अगर हमें अपने देश को चलाना है तो समय पर टैक्स देना पड़ेगा, तो उन्होंने टैक्स प्रथा भी लागू कर रखा था, टैक्स सिस्टम को भी लागू कर रखा था। उसके बाद इसका एक पॉइंट और बता देते हैं आपको, यह हमने बता ही दिया आपको। उसके बाद एक और बता देते हैं यहाँ पे, ईच महाजनपद हैव their own capital which was generally bounded by the fort। और मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक अलग राजधानी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक अलग राजधानी होती थी, जिसे आमतौर पर किले से घेराबंदी की जाती थी। जिसे आमतौर पर कैसे घेराबंदी की जाती थी, किले के द्वारा घेराबंदी कर दी जाती थी। अब घेराबंदी ऐसे होते थे जैसे दो द्वार, इसके 2 या 4 या 5 जितने हो सके, जितना वो राज्य सक्षम है उतने द्वार बनाता था और चारों तरफ से वो किले बंदी कर देता था। जैसे उदाहरण के लिए आपने लाल किला देखा होगा, चाहे वो दिल्ली का देखिए चाहे आगरा का। और उसी के अंदर बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो राजा के लिए कार्य करते थे। जैसे आपके कुम्हार हो गया, जिसको बढ़ई भी बोलते हैं, क्या बोलते, कुम्हार हो गया जो मट्टी के बर्तन बनाता है। फिर उसके बाद पीतल के बर्तन बनाने वाला। फिर उसके बाद आपके क्या बोलते हैं, लकड़ी का काम करने वाला, कपड़ा बुनने वाला, जो राजा के लिए जो मतलब काम कर सके, वो लोग वो चार दीवारी के अंदर ही रहते थे। सारी सुख सुविधाएं उनको वहीं मिलती थी, ताकि दूसरे देशों से आक्रमण के समय वो बचा जा सके।
इसमें एक पॉइंट और द रूलर वर ऑटोक्रेटिक ऑल्दो दे वर सोशल एंड डू द वर्क विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मैं आपको बता देता हूं, इसमें निरंकुश शासन होते हुए भी कई जगह निरंकुश शासन थे, ठीक है, वहां पे ऑटोक्रेटिक शासन थे, निरंकुश शासन थे। निरंकुश शासन होते हुए भी यहाँ पे ज्यादातर क्या होता था कि निरंकुश शासन होते हुए राजा व्यवहारिक होते थे। अगर राजा व्यवहारिक नहीं होंगे, अगर राजा पूछेगा ही नहीं अपने राज्य के लोगों से, तो क्या होगा, उसका राज्यपाठ जो है काफी दिनों तक नहीं चलने वाला। तथा मंत्रिमंडल की सहायता से काम करते थे। मंत्रिमंडल, इनके जैसे मंत्रिमंडल हुआ करते थे, ठीक है, इनमें बहुत सारे मंत्रिमंडल हुआ करते थे, कैबिनेट हुआ करते थे। जैसे आज के समय भी कैबिनेट होते हैं एक मंत्री के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट है, जिसमें कोई विदेश मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब है। तो राजा का भी अपना कैबिनेट हुआ करता था, और राजा के अपने गुप्तचर हुआ करते थे, अपनी सेना हुआ करती थी, ठीक है, सेना को नाइट्स भी बोलते थे लोग, तो सेना हुआ करती थी। तो सेना ऐसा है जिसके पास, जो राजा शक्तिशाली उसके पास सबसे ज्यादा सेना। इसमें सेना भी होती थी कैसे, किस टाइप की सेना, कुछ सेना जो होती थी वो पैदल सेना होती थी, ठीक है, कुछ होती थी घुड़सवार सेना होती थी, कुछ रथारोही हुआ करते थे, और कुछ होते थे आपके, कुछ जो होते थे वो आपके होते थे हाथी गज सेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अपनी आर्मी होती थी, इसके अपने कुछ रूल रेगुलेशन होते थे। अब इसका जो एक अंतिम है, जो पांचवा है, मैं आपको समझा देता हूँ पांचवा। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ट्रेड एंड फिक्स आर्मी वाज ऑन ट्रेंड। और ये क्या करते थे, राज्य तथा व्यापार को सुरक्षा के लिए स्थायी सेना प्रचलन शुरू हो चुका था। यानी क्या है, पहले इनके पास परमानेंट सेना नहीं हुआ करती थी, परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, या आर्मी को बाहर से हायर करते थे, ठीक है। अब पर इन्होंने देखा जैसे जैसे इनका राजपाट बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारी आक्रमण होने के ज्यादा से ज्यादा ही चांसेस हैं, ज्यादा से ज्यादा ही मतलब लगता है कि बाहर से आक्रमण हो जाएगा, तो इनको फिर अपनी फिक्स सेना रखनी पड़ी। ये आशा है ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाउ द हिस्टोरियंस रिक्रिएट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। यहाँ पे सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। यानी क्या है कि इतिहासकार जो सामान्य लोगों का जीवन व्यवहार उसको कैसे करते हैं, उसको कैसे ढूंढते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे इसमें पहला पॉइंट जो है आपके, पहला पॉइंट हमने बहुत अच्छी तरह यहाँ से समझाया है आप लोगों को, मैं इसमें निशान लगा देता हूं। पहला पॉइंट जो समझाया है, सम क्राफ्टमैन डिफाइन दैट द इंस्क्रिप्शन वर डन बाय द कॉमन पीपल। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ, हिंदी वाले ध्यान से देखिएगा, कुछ अभिलेखों में शिल्पकारों का वर्णन किया गया है। शिल्प कार्य को सामान्य लोगों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। शिल्प कार्यों को किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, सामान्य, जिसमें ज्यादातर हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट आ जाता है। यानी क्या है, जो राजा के लिए कार्य करे, ठीक है, राजा के लिए जो हथकरघा का कार्य करे वो हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम्स कहा जाता है। हैंडलूम्स में होता है सबसे ज्यादा, लूम्स का मतलब होता है कपड़ा, और क्राफ्ट का मतलब होता है किसी ठोस चीजों से, ठोस वस्तु से कन्वर्ट करके कोई दूसरी वस्तु बनाई गई हो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, by fossils of many houses and soil pot TGW printed। इसमें क्या है कि इसमें कहा जाता है भवनों और मृद भांडों के अवशेषों से उनके प्रयोग करने वालों का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी क्या है, उनके जैसे, अब उसमें क्या है कि हम डिफाइन कर सकते हैं आज के समय में भी, कोई कुछ लोग बहुत ज्यादा हैवी कॉस्टली बर्तन यूज करते हैं, तो उससे भी पता लग जाता है हम लोगों को कि वो लोग मतलब रिच हैं या मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उनके रहन सहन से भी पता लगता है। तो उस समय भी सेम वैसा ही कंडीशन था, ठीक है, या रहा होगा जो इतिहासकार ने खोजा है। इसके बाद फ्रॉम एविडेंस ऑफ ईटेबल वी गेट टू नो अबाउट देयर द ऑब्जर्वेशन। इसमें उत्खनन से मिले खाद्य अवशेषों से उनके अनेक प्रयोगों वालों का ज्ञान प्राप्त होता है, तथा सामान्य लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
यानी क्या है, सामान्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक पॉइंट और लास्ट, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे लैंड ग्रांट लेटर वाज द रिलेटेड टू द रूरल कम्युनिटी बाय द विच वी गेट टू नो अबाउट द पीपल इन रूरल एरिया। मैं आपको बता देता हूँ, भूमि अनुदान पत्र प्राय ग्रामीण समुदाय से संबंधित होते थे। इनसे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी, यानी इनसे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी कि वो गांव कितना दूर है, उस गांव में कितने लोग रहते हैं, अथवा कितने लोग जो हैं वो धनी हैं, कितने लोग निर्धन हैं, कितने लोगों को भूमि अनुदान यानी ग्रांट किया गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, लोक कथाओं के माध्यम से भी इतिहासकारों को सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। और साथ में जो लोक कथाएं होती है, जो कुछ स्टोरी होती है, तो जैसे दादा परदादा सुनाते हैं, हमारे जो ऑनचेस्टर्स हैं, जो पूर्वजों की बारे में बताया जाता है कि हमारे पिताजी बताते हैं कि ऐसे ऐसे थे या ऐसे युद्ध लड़ा था, कुछ भी। ठीक है, तो इन सब बातों को लेके हम लोग समझते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया था, या हमने आजादी के लिए इतना लंबा संघर्ष किया। ये सारी बातें आ जाते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। जैसा कि एक प्रश्न है, लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एपिग्राफिस्ट, यानी अभिलेख शास्त्रियों की समस्याओं की सूची बनाइए, या अभिलेख शास्त्रियों को क्या क्या समस्या हुई थी उनके बारे में बताना है। द इंस्क्रिप्शन इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of those who have the created it has the order to the get impartial understanding. We need to go beyond the written words get into the interpretation. मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंटरप्रेट करने पे कई चीजों का मतलब कई चीजों पे इनको दिक्कत आई, जैसे उसको कैसे क्रिएट किया जाए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी मतलब उसका दृष्टिकोण क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू अर्थात क्या है कि उस शब्द का दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण क्योंकि उस समय जो शब्द पाए जा रहे थे वो शिलालेख या बड़े बड़े मतलब गुफाओं में ये सब शब्द पाए जा रहे थे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको क्रिएट कब किया गया, कितने सन में किसने क्रिएट किया गया, और वो क्या कौन सी लिपि है। जैसे पूरे विश्व में अलग अलग तरह की लिपि पाई गई थी, जैसे हमारे यहाँ पे भी कई लिपियां चलती थी, जैसे सैंदप लिपि चलती थी, उसके हड़प्पा सभ्यता में जो सैंधव लिपि चलती थी, फिर उसके बाद बहुत सारी लिपियां जो है तब पाई गई, जिसमें ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, अरामाइक हो गई, विदेशों में अरामाइक चलती है, हिब्रू लिपि हो गई। ठीक है, आज भी कई लिपियां चलती हैं। Many of the inscription have description in symbolic words and the despairing them become difficult। बहुत से अभिलेख ऐसे भी प्राप्त हुए जिनका अर्थ निकाले नहीं जा सके, बहुत डिफिकल्टीज हुई जिनका अर्थ निकाला नहीं जा सका। Many of the inscription are not found in the proper shape, और बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शन है, ऐसे अभिलेख थे वो उनका जो प्रॉपर शेप पूर्ण रूप से पाया नहीं गया, यानी आधे अधूरे थे। दे आर द पार्टली डैमेज हैज दैट डेस्पेरिंग देम बिकम नॉट ए प्रॉब्लम। उसको समझने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है, उसका अर्थ समझने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, या उस चित्र को समझने में बड़ा दिक्कत हो रहा था कि वो है क्या, अथवा किस चीज को प्रदर्शन करना चाहता है, किस चीज को दर्शाना चाहता है, क्या चीज बताना चाहता है, अथवा कहाँ से है वो। ठीक है, किस काल में उस भाषा या उस लिपि को या उस शब्द को बनाया गया है। समटाइम द इंस्क्रिप्शन इज इनग्राफ्टेड इन वेरी लाइट कलर हैंस डेस्पेयरिंग देम बिकम डिफिकल्टीज। और इसमें क्या है, इनग्राफ्टेड, इसको फिर बाद में दोबारा रिक्रिएट करने में बहुत इनको दिक्कतें आई। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, ठीक है, वैसे वैसे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसा अभिलेख सदैव उन व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त करते हैं जिन्हें वो बनवाते हैं। ठीक है, यानी क्या है, वही क्या होता है, वही ग्राफ्टेड होता है जो बनवाता है, जिसकी कुछ अपनी ख्यातियां होती है। ठीक है, वही लोग बनवाते हैं, उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग ये सब चलता रहता है। यानी क्या है, जिसने कुछ काम किया होगा वही अपना लिखवा सकता है। और कुछ राजाओं ने बढ़ा चढ़ा कर भी लिख दिया था, ये बात भी सत्य है, कुछ राजाओं ने अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया था, आपको बता देते हैं। उसके बाद एक प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन। ठीक है, गोल्ड कॉइन किसके शासन में इंट्रोड्यूस हुए या मतलब पाए गए। द गोल्ड कॉइन फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय कुषाण एम्परर, यानी कुषाण राजवंश के समय में। नेम द एम्परर हु द इंट्रोड्यूस द कॉइन्स वेरी फर्स्ट।
ठीक है। और पहली बार किसने यहाँ पे गोल्ड कॉइन चलाए, किसने भारत में गोल्ड कॉइन चलाए? हिंदू यवन यानी इंडो यवन जिसको बोला जाता है, इंडो यवन ने। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये जो हमारा जो वीडियो है इतिहास का, ये समझ में आया होगा अच्छी तरह। अब बात करते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको कई जो ये है मतलब कई जितने भी 16 महाजनपद है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, 16 महाजनपदों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे, तो 16 महाजनपद मैं आपको समझा रहा हूँ। 16 महाजनपदों के बारे में देखिए, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों की शुरुआत हो गई थी, महाजनपद बनने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे ये 600 बीसी तक, 600 बीसी से लेके 600 सीई तक, यानी 600 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी क्या वो ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक, यानी क्या है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, लिख लीजिएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अधिक विकास हुआ, ये महाजनपद में बदल दिए गए। अगोत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में पाया गया? ये अगोत्तर नामक, अगोत्तर नामक लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहला कंबोज, मैं आपको सीरियल वाइज बताता चलूंगा। कंबोज प्राचीन भारत की पश्चिमी सीमा पर उत्तरापथ पर स्थित था और यह क्षेत्र घोड़े के लिए विख्यात है। इसकी राजधानी हाटन राजपुर है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? हाटन राजपुर थी। चंद्रवर्धन यहाँ का राजा था। कौन सा राजा था यहाँ का? चंद्रवर्धन यहाँ का राजा था। ये हम अपने नोट्स में भी आपको डाल देंगे। ठीक है, ये दे देंगे आपको। गंधार, यह आधुनिक पेशावर रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह आधुनिक पेशावर रावलपिंडी जिले में स्थित है, जो इस समय पाकिस्तान प्रांत में है। ठीक है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। आपको पता है तक्षशिला महाविद्यालय, जिसमें चाणक्य कुलपति थे वहां के। ठीक है, बहुत बड़ा महाविद्यालय था वही। और यह पुष्कर श्री नामक शासक ने इसको बनवाया था। मत्स्य, आधुनिक जयपुर के आसपास के क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। पंचाल, आपको बता देते पांचाल। ठीक है, पांचाल आधुनिक युग में रुहेलखंड, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रुहेलखंड। ठीक है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, बरेली, बदायूं का जिला शामिल था। इसके दो भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी, ठीक है, आदिक्षत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। और पांडवों की पत्नी द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थी। पांडवों की जो पत्नी जो थी पांचाली, वो यहीं की राजकुमारी थी। पांचाल नरेश का ये राज था। ठीक है, ये पांडवों के समय। ठीक है, कुरुक्षेत्र आधुनिक मेरठ जिला दक्षिणी पूर्वी हरियाणा में स्थित था। आज भी कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नाम आज भी है वहीं पे। बोलते हैं कि महाभारत वहीं पे हुआ था। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। बुद्ध के समय यहाँ का शासक अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का अनुयायी था, यानी बुद्ध का अनुयायी यानी परम भक्त था उसका। इसकी राजधानी, ठीक है, चेदी यमुना नदी के किनारे आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी शोथिवती थी। महाभारत के समय काल में शिशुपाल यहाँ का राजा था। कौन था? शिशुपाल, वही शिशुपाल जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 100 पाप माफ करने के लिए बोला था, और 100 पाप के बाद जो लास्ट उसका जो पाप था उसको माफ नहीं किया जाएगा, अपनी बुआ को बोला था, और शिशुपाल का जो है धड़ काट दिया था। ये वही शिशुपाल है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अवंती आधुनिक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जो अभी मध्य प्रदेश है, उज्जैन महाकालेश्वर, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ये वो वाला महिष्मती मत समझ लेना, वो कटप्पा मामा वाला महिष्मती मत समझ लेना। ठीक है, बुद्ध के समय चंद्र प्रगोत यहाँ का शासक था। एक थी राजधानी अश्मक सभी महाजनपद में सिर्फ अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था, और यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी राजधानी पोतन थी। बाद में अवंती अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। कौशल, एक राजधानी है कौशल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद के सरयू नदी के दो भाग, सरयू नदियों के दो भाग, ठीक है, दो भागों में बांटती थी। उत्तरी भाग राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती आज भी स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एवं दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या थी।
भगवान, और आपको एक खास बात बता देते हैं, अयोध्या का जो प्राचीन नाम था साकेत था, साकेत प्रदेश था। ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र वहां के थे। और बुद्ध के समय प्रसेनजीत यहाँ का शासक था। कौशल के बाद कपिलवस्तु के शाक्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर कपिलवस्तु ने फिर शाक्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वत्स, फिर उसके बाद एक नगरी आ जाती है वत्स। ठीक है, आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था और राजधानी। और आपको बता देते हैं यहाँ इलाहाबाद में खास बात वही है, इतिहास में जब हड़प्पा सभ्यता और विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो इलाहाबाद के लोहदा नाले में ही मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, कई टीचर बताते नहीं है, मैं आपको बता के चलूंगा, इलाहाबाद के लोहदा नाले में ही मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, मदर गॉडेस की। फिर पता लगा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि यहाँ पे माता को भी पूजा जाता है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि कल मदर्स डे था तो काफी डीपी वगैरह लगा रहे थे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर अपने माँ की ही बात मानोगे, ठीक है, तब ठीक रहेगा। तो मतलब मदर्स डे जब भी, और माता का कोई दिन नहीं होता, मेरे हिसाब से माता का कोई दिन नहीं होता। जो नारी 57 डेल का दर्द झेल के पैदा कर रही है बच्चे को, ठीक है, तो उसका कोई दिन नहीं होता। कृपया करके उसका दिन ना बनाए। ठीक है, पर्टिकुलर एक दिन ना बनाए, उसका हमेशा ही दिन रहता है। जब तक ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में जो अपनी माता हो गई, पृथ्वी देवी हो गई, वो भी एक माता है, गौ माता, बहुत सारी चीजें ऐसी है समझने वाली। ठीक है, तो आपको बता देते हैं यहाँ पे वत्स आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था और जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक उज्जैन था और यह जमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। ये किसके नदी के किनारे बसा हुआ था? जमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। काशी, काशी नगरी के शिव की नगरी कहा जाता है। आपको बता देते हैं काशी, काशी एक ऐसी नगरी है, इसकी खास बात यह है यहाँ पे 80 घाट पड़ता है। काशी में 80 घाट पड़ता है और 80 घाटों में हमेशा, ठीक है, हमेशा शमशान यहाँ पे चलता ही रहता है, मतलब कभी भी बंद नहीं होता। और यहाँ का चांडाल जो है, आपको एक खास बात बता देते, बहुत पैसे वाला होता है जो मुर्दा जलाता है। कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पहन के, गोल्ड पहन के बैठता है। ठीक है, आपको कई इंटरेस्टिंग चीजें भी बताते चलेंगे साथ में। काशी नगरी के शिव की नगरी कहा जाता है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। इसमें राजधानी वाराणसी है, अभी बनारस जिसको बोलते हैं। हमारे मोदी जी भी वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, मतलब बीजेपी के पहले मुरली मनोहर जोशी का वो सीट रहा है, संसदीय सीट रहा है। इसे कौशल में अपने राज्य में मिला लिया गया, बाद में इसको कौशल में मिला लिया गया। मल्ल एक इसमें महाजनपद है। आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बिहार के कुछ हिस्से में स्थित था। इसकी राजधानी कुशीनगर और यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ब्रजी आधुनिक बिहार राज्य के गंगा के उत्तर तिरहुत प्रमंडल में स्थित था और ये गणराज्यों का संघ था जिसमें 8 राज्य शामिल थे, यानी गणराज्यों का संघ था, 8 राज्य इसमें पहले से शामिल थे। और विदेह, बज्जी, लिच्छवी इत्यादि। लिच्छवी नाम से ट्रेन भी चलती है, शायद आप लोगों को पता ना हो। लिच्छवी नाम से आज भी एक ट्रेन चलती है, प्रयागराज नाम से भी ट्रेन चलती है एक। ठीक है, लिच्छवी जो जाती है आपके, ये आजमगढ़ जाती है लिच्छवी एक्सप्रेस। लिच्छवी एक्सप्रेस जो है ना, ये आजमगढ़ होते हुए जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 8 अंग है, अंग प्रदेश। ठीक है, ये क्षेत्र आधुनिक बिहार राज्य के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में स्थित था, अंग प्रदेश। ठीक है, और इसकी राजधानी चंपा थी, इसकी राजधानी चंपा थी। एक खास बात बता देते हैं, कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को पता नहीं है कि जो अंग प्रदेश है, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, और शायद यहाँ पे कई, मतलब जैसे दंत कथाओं में है कि भगवान श्री राम की एक बहन हुआ करती थी, भगवान श्री राम की एक बहन थी, ठीक है, जिनका नाम शांता था। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, सिर्फ 4 भाइयों को दिखलाया गया है। तो बहन जो थी, ठीक है, शांता, उनका इस अंग प्रदेश में ही विवाह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था, जिसे बिंबिसार ने पराजित कर दिया और अंग को मगध राज्य में मिला लिया गया। अंग को किसमें मिला लिया गया? मगध राज्य में मिला लिया गया। वर्तमान में बिहार राज्य के आधुनिक पटना एवं गया जिले में स्थित था।
ठीक है, पटना को पाटलिपुत्र बोला जाता है, पटना को पाटली, इसकी राजधानी राजगृह, आज भी गिरिवज नाम से या राजगीर नाम से थी, राजगीर नाम से ट्रेन भी चलती है, आपको बता देते हैं। ठीक है, महावंश के अनुसार 15 वर्ष में बिंबिसार मगध का राजा बना और हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार के शासनकाल में 544 बीसी यानी 544 बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी से 492 बीसी, क्योंकि यहाँ पे जो काल जो है ये उल्टा चलता है, काल जो है ये उल्टा चलता है। आप ये मत सोचिएगा कि भाई मास्टर जो है वो गलत बता रहा है, गलत नहीं बता रहा है, यहाँ काल उल्टा चलता है। ठीक है, आपको बता देते हैं यहाँ पे इसमें अनेक उसने प्रसेनजीत के बहन कौशल देवी लक्ष्मी राजकुमारी चेलना एवं पंजाब के भद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह कर लिया और सुदृढ़ बनाया गया और अंग विजय पर साम्राज्य में विस्तार किया गया। ठीक है, अंग विजय में साम्राज्य में विस्तार किया गया। ये आपके 16 महाजनपद थे, मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बता दिया। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अपने लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब ठीक है करके हमें अपना प्यार दीजिए, ताकि हम और भी वीडियो बना सके, आपको समझा सके अच्छे से अच्छा, और हमारी जो भी खामियां है उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि और कई लोग जैसे कुछ लिख देते हैं मतलब वल्गर कमेंट, उसको ना करें कृपया करके, बार बार मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, उन लोगों से ना करें। आप वीडियो को पहले देखिए, समझिए वीडियो को, वीडियो क्या है, ठीक है, ये इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में समझिए। ठीक है, और शायद ही वही लोग इसमें वल्गर कमेंट करेंगे जिन लोगों ने किताब अभी तक छुई नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। जिन लोगों ने अगर किताब पढ़ी हो तो आपको मैंने बहुत अधिकांश चीज मैंने बता दी है, जो कि मतलब आपकी किताब से तो है पर आपने किताब को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है, और मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में भी चीजें बता दी हैं। तो कृपया करके गलत कमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वीडियो को सब देखते हैं, ठीक है, कईयों की माता बहनें भी देखती हैं। तो कृपया करके यहाँ पे मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे कोई भी वल्गर कमेंट ना करें। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्दी। आप देखते रहे बी इन्फिनिटी सक्सेस जोन का, ये हमारा चैनल है, और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।